वंदे मातरम। मैं विजय ठाकरे आपका स्वागत करता हूं स्टेप अप अकेडमी पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th के जो स्टूडेंट है मैं लेके आया उनके लिए कुछ खास। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज की और एग्जाम आ चुके हैं पास, तो तैयारी होनी चाहिए खास, क्योंकि हम लोग सारे लोग हैं बिंदास। बिंदास कैसे है भाई? तो हम लोग एग्जाम को भी बहुत ज्यादा लाइटली लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट सारे दोस्तों क्लियर है यहाँ पे। तो आज मैं लेके आया हूं आपके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और हम लोग बात करेंगे यहाँ पे ट्रू और फॉल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट करेंगे दोस्तों यहाँ पे। तो चलिए सफरनामा जो है वो हमारा स्टार्ट होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। ठीक है, इसमें सेकंड पार्ट आ जाएगा ट्रू और फॉल्स हमारा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे। आफ्टर दैट वी रीच टू द ऑप्शंस, ऑप्शन को समझेंगे और मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को यहाँ पे आंसर जो है हम लोगों को दोस्तों यहाँ पे टिक करना है। ठीक है ना भाई? चलिए तो स्टार्ट करें अपना सफरनामा। तो समय है कम और तैयारी करनी है भैया बहुत जोरदार हमें। चलिए स्टार्ट करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग एंटरप्राइजेस इन विच only the person gets full profit and he alone bear risk। ऐसी कोई एंटरप्राइज आपको बतानी है जहां पे एक ही अकेला बंदा होगा जो कि क्या करेगा भैया, फुल प्रॉफिट लेके बैठ जाएगा। दूसरा ये बोलता है कि वो अकेला ही क्या करेगा भैया, रिस्क भी लेगा। तो यहां पे ये जो चार ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से ये कौन हो सकता है, ये हम लोग को बताना है दोस्तों यहाँ पे। तो सबसे पहला बोलता है कि ज्वाइंट हिंदू फैमिली होगी। क्या ज्वाइंट हिंदू फैमिली में सब कुछ करता धरता कौन होता है भाई? करता, है ना? करता धरता ही करता होता है। ठीक है ना? चलिए तो अब यहां पे क्या होगा, जब जॉइंट हिंदी फैमिली है तो सारे लोग सारी ही प्रॉब्लम्स को शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम जब शेयर और डिस्कस हो जाएगी तो भाई ये अकेला बंदा कैसे रिस्क लेगा? द रिस्क इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ऑल द पर्संस। को पार्टनर्स के बीच में ये जो रिस्क है ये क्या हो जाएगी दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अच्छा चलिए नंबर 2 कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब होता है वो सारे लोग जो इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा साउंड नहीं है, बहुत ज्यादा रिच नहीं है, बट वो काम करना चाहते हैं, एक दूसरे को कॉपरेशन करना चाहते हैं। तो एक दूसरे के कॉपरेशन से एक दूसरे को फाइनेंशियल हेल्प करके वो एक ग्रुप बनाएंगे जिसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी। तीसरा बोलेंगे पार्टनरशिप, दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर अगर हम लोग काम करते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे ये हो जाती है पार्टनरशिप। मगर यहाँ पार्टनरशिप करी इसलिए जा रही है ताकि जब भी केस हो लॉस का, जब भी लग रहा है रिस्क ज्यादा बढ़ रहा है तो इसको डिस्ट्रीब्यूट या इसको शेयर किया जाए। बट अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सेल्स प्रोप्राइटर की या हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सोल प्रोप्राइटर की, तो बंदा अकेला है, सारे काम उसी को करना है और रिस्क भी दूसरों को नहीं देना है, उसको सारे रिस्क भी खुद ही लेना है यहाँ पे। तो जो बंदा है वो अकेला रिस्क लेगा, अकेले सारे काम करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं सोल प्रोप्राइटर या तो बोल सकते हैं दोस्तों यहाँ पे उसको सेल्स प्रोप्राइटर यहाँ पे। चलिए तो आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे आंसर होना चाहिए हमारा सेल्स प्रोप्राइटर या हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे इसको सोल प्रोप्राइटर। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें समझ में आया और उसके ऑप्शंस भी हमें समझ में आए कि मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे क्या होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 की मैं बात करता हूं। ये बोलता है हु अमंग द फॉलोइंग can only be beneficiary of business and does not have unlimited liability। बोल रहा है कि यहां पे एक बेनिफिशियरी बंदा तो होना चाहिए बट उसके पास बिजनेस की कोई भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होना चाहिए। ऐसा कौन हो सकता है? या ये सीक्रेट पार्टनर होगा। सीक्रेट पार्टनर वो व्यक्ति हो गया या वो पर्सन हो गया जो कि छुप के काम करता है, मतलब कि फ्रंट फेस उसका नहीं रहेगा और वो सारा फाइनेंशियल सपोर्ट, प्लानिंग और ये सब करने का काम जो है वो सीक्रेट पार्टनर का रहेगा। दूसरा बोलते हैं माइनर पार्टनर, वो हर व्यक्ति हो सकता है जिसकी 18 साल से कम उम्र हो। मतलब हम लोग इजी लैंग्वेज में बात करें तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे माइनर पार्टनर के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्टिव पार्टनर जो पूरे बिजनेस में लग के दिल से, तहे दिल से काम कर रहा है, वो हो गया दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल एक्टिव पार्टनर। और स्लीपिंग पार्टनर का मतलब है कि वो दिख ही नहीं रहा है और वो काम भी नहीं कर रहा है, तो वो हो गया यहाँ पे स्लीपिंग पार्टनर। तो यहाँ पे बस ये बताना है कि उसको फायदा तो हो रहा है बट उसकी जो लाइबिलिटी है दोस्तों वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं है। तो ऐसे अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाला जो पर्सन हो जाएगा वो 18 साल से कम का हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे माइनर पार्टनर। यहाँ पे ये चीजें समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो आंसर क्या है भैया? बी, माइनर पार्टनर इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है?
हु इलेक्ट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट करने की पावर दोस्तों किसके पास है? क्या एम्प्लॉइज के पास पावर है? तो एम्प्लॉइज तो सबसे लोअर कैटेगरी में आ गए दोस्तों यहाँ पे, तो उनके पास इतनी पावर तो नहीं होगी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को डायरेक्टली जाके क्या कर दे, इलेक्ट कर दे। डिबेंचर होल्डर, तो डिबेंचर होल्डर वो लोग होगा जिनसे हम लोगों ने लोन ले रखा है मगर उनका बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन यहाँ किसी भी फर्म में, किसी भी बिजनेस में नहीं होगा। हम लोग बात करते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट का मतलब ये होता है सरकार, जो कि पूरी कंट्री को चलाने का काम कर रही है। तो ये गवर्नमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चुनेगी नहीं, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट अपने आप में पब्लिक सेक्टर का पार्ट है और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो प्राइवेट सेक्टर का पार्ट है। हाँ, नेक्स्ट आ रहा है भैया शेयर होल्डर। शेयर होल्डर को हम लोग बोलते हैं रियल ओनर ऑफ द बिजनेस। जब ये रियल ओनर ऑफ द बिजनेस है तो यहाँ पे हम लोग को ये बात याद रखनी पड़ेगी कि जो शेयर होल्डर्स है वही कहीं ना कहीं एक्टिव पार्ट्स करते हैं सारी चीजों में, क्योंकि वो रियल ओनर ऑफ द बिजनेस होते हैं। जब ये रियल ओनर ऑफ द बिजनेस होंगे तो जाहिर सी बात है कि यही इलेक्ट करेंगे किसको भैया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। तो इस हिसाब से आंसर क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे शेयर होल्डर जो है वो कहीं ना कहीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों को समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 4 पे मैं आता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, Who are called the real owner of the company? कौन इसमें से रियल ओनर होता है कंपनी का? क्या एम्प्लॉइज होते हैं? एम्प्लॉइज तो वहां काम करते हैं और काम करके अपनी सैलरी लेते हैं और चले जाते हैं। उनका बहुत ज्यादा इंटरफियरेंस मैनेजमेंट में नहीं होता और डिसीजन मेकिंग में नहीं होता। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यहाँ पे डिबेंचर होल्डर। तो डिबेंचर होल्डर भी जो है जब लाए जाते हैं, जब इनको क्या होता है भैया, लोन की आवश्यकता होती है, मतलब एक्स्ट्रा मनी की आवश्यकता होती है, तब हम लोग डिबेंचर होल्डर्स को क्या करते हैं, लॉन्च करते हैं। फिर आफ्टर दैट हम लोग आते हैं, मूव करते हैं यहाँ पे शेयर होल्डर्स पे। तो अब ये जो शेयर होल्डर्स है वो कौन होते हैं, रियल ओनर ऑफ द बिजनेस होते हैं। फिर हो गया भैया क्रेडिटर्स, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारे पास 4 ऑप्शन है और उसमें पूछता है कि रियल ओनर क्या है। तो भैया जो सबसे बड़ा रिस्क लेगा उसी को हम लोग यहाँ रियल ओनर मानेंगे। तो सबसे बड़ा रिस्क जो है वो है शेयर होल्डर्स का, इसीलिए इस कारण से शेयर होल्डर को क्या मान सकते हैं, रियल ओनर ऑफ द बिजनेस। प्रॉफिट हुआ तो भी इतना परसेंट और लॉस हुआ तो भी इतना परसेंट बियर करने वाला कौन होगा, सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर। यहाँ पे तो आंसर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे शेयर होल्डर। चलिए बढ़िया चल रहा है हमारा यहाँ पे डिस्कशन, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे। यहाँ पे Who becomes कर्ता इन द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस? इनमें से कौन सा बंदा जो है वो कर्ता होगा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की? अगर मैं बात करता हूं तो बाय वोटिंग ऑफ मेंबर्स, सीनियर मोस्ट मेल मेंबर होना चाहिए, मोस्ट एजुकेटेड मेंबर ऑफ द फैमिली होना चाहिए, या एनी मेंबर कैन बी, कोई भी मेंबर बन सकता है। तो आपको ये पता है कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में जो सबसे ज्यादा एजेड होता है, जिसकी उम्र सबसे ज्यादा होती है और वो फैमिली में सबसे टॉप पोजीशन बैठा हुआ है, उसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे कर्ता। तो यहाँ पे बोल सकते हैं सीनियर मोस्ट मेल मेंबर जो है, यहाँ पे क्या होगा भाई, कर्ता वाली जो लायबिलिटीज है वो यहाँ पे पेड ऑफ कर रहा होगा। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे सीनियर मोस्ट मेल मेंबर जो है वो कर्ता होगा किसमें, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में। तो इजी क्वेश्चन था भाई, कर्ता हम लोग को याद है क्योंकि हम लोगों ने पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से गो थ्रू करा हुआ है, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे बोलता है विच डॉक्यूमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए चार्टर फॉर द कंपनी, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीजें शॉर्ट फॉर्म में दी गई है, उसको अपन पढ़ने की कोशिश करते हैं। पहला बोलता है भैया मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दूसरा बोलता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, थर्ड बोलता है प्रोस्पेक्टस, और फिर डी बोलता है भाई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है ना। चलिए अब अगर इसको हम लोग ऐसे कनेक्ट करें तो भाई किसी भी रेस्टोरेंट में हम लोग जाते हैं तो वो सबसे पहले देता है मीनू, ये सर ये हमारे पास अवेलेबल है, इसी में से कुछ आप ऑर्डर कर दीजिए। वैसे ही अगर आप कंपनी ओपन करेंगे तो आपको ये पता होगा कि इतने सारी चीजें आप बना सकते हैं, इतनी चीजें आप नहीं बना सकते। तो ये जो चीजें बना सकते हो और नहीं बना सकते हो उसमें क्या डिफरेंस है, तो जो बना सकते हैं वो आपके सामने है, उसको हम लोग बोल सकते हैं मीनू, ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो कहीं ना कहीं चार्टर है कंपनी के लिए, जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं कि इस हिसाब से आपको यहाँ पे काम करना है, इसके अगेंस्ट में जाके आप दोस्तों काम नहीं कर सकते। तो ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है ये बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों इसका, और इसको हम लोग चार्टर ऑफ द कंपनी भी कहते हैं यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, विच डॉक्यूमेंट इज एन इनविटेशन टू जनरल पब्लिक, ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट है जो कि इनवाइट करता है जनरल पब्लिक को? क्या वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, क्या वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, क्या वो प्रॉस्पेक्टस है, या सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है? तो एक बात याद रखिएगा, आप अपना एक प्रपोजल दे रहे हैं सामने वाले को कि ये चीजें हमारे पास है, अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप आके इसको परचेस कर सकते हैं, आपका इंटरेस्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, हो सकता है उसकी कुछ मिनिमम फीस भी आपको देनी पड़े। तो जैसे कॉलेज स्टूडेंट होता है तो कॉलेज स्टूडेंट स्कूल कॉलेज में जाते हैं या स्कूल में जाते हैं, वहां पे क्या मिलता है उनको, प्रॉस्पेक्टस मिलता है जिसमें पूरी इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट की दी जाती है, फीस स्ट्रक्चर भी दिया जाता है, उनके अचीवमेंट भी दिए जाते हैं, एस्टैब्लिशमेंट ईयर भी दिया जाता है, उनका मोटो भी दिया जाता है, स्केड्यूल भी दिया जाता है, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे दोस्तों प्रॉस्पेक्टस। तो यहाँ बोला विच डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट बताना है, एक इन्विटेशन है किसका भाई, यहाँ पे जनरल पब्लिक का, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, यहाँ पे प्रॉस्पेक्टस इज द करेक्ट आंसर। तो यह आंसर बिल्कुल दोस्तों हमारा यहाँ पे सही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है भाई यहाँ पे, विच टाइप ऑफ कंपनी इज नॉट अलाउड टू सब्सक्राइब इट्स शेयर्स टू जनरल पब्लिक। अब कंपनी तो दो टाइप की होती है सर, पहली जो है वो प्राइवेट कंपनी होती है और दूसरी होती है जो पब्लिक कंपनी होती है। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप अगर मैं इसका डिवीजन करता हूं तो प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होगी जिसमें किसी इंडिविजुअल पर्सन का 50% से ज्यादा शेयर होगा, उसको हम लोग बोलेंगे प्राइवेट कंपनी। सेम कंडीशन पब्लिक कंपनी के लिए भी हो गई, 50% से ज्यादा शेयर अगर गवर्नमेंट का होगा तो उसको हम लोग यहाँ पे पब्लिक कंपनी बोलेंगे दोस्तों। तो इस तरीके से बोलता है कि ऐसी कौन सी कंपनी है नॉट अलाउड टू सब्सक्राइब इट्स शेयर टू जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक को वो शेयर सब्सक्राइब नहीं कर सकता। पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, 1% कंपनी, या नन ऑफ दीज। तो यहां पे आंसर बताना है भैया हमें कि कौन सी कंपनी है जो सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोल सकती, तो वो कंपनी है भैया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये सीधे नहीं बोल सकती कि आप जनरल पब्लिक को कि सीधे सीधे आप सब्सक्राइब करिए यहां पे शेयर्स को। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग आ चुके। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है भाई, 9 बोलता है विच क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम डिफाइंस पावर्स एंड लिमिटेशंस ऑफ अ कंपनी है। ऐसा कोई क्लॉज बताइए जिसमें कि पावर्स और लिमिटेशन दिए गए हैं जिसके अंडर में कंपनी को यहां काम करना है। नेम क्लॉज, ऑब्जेक्टिव क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, या डोमिसाइल क्लॉज। ठीक है, कंपनी का नाम का जो सिस्टम बनेगा उसको नेम क्लॉज कहेंगे। ऑब्जेक्टिव का मतलब हो गया मोटो, उस कंपनी को स्टार्ट करने का मेन रीजन क्या है। लाइबिलिटी क्लॉज, क्या क्या लोगों को उनको पेड ऑफ करना है, ये सारी चीजें लाइबिलिटी क्लॉज में आ जाएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये डोमिसाइल क्लॉज, कहां की है कंपनी, किस तरीके से काम करेगी, ये सारी चीजें जो है वो डोमिसाइल क्लॉज में हो जाएगी, क्लॉज में हो जाएगी। तो इसमें बोल रहा है कि पावर्स और लिमिटेशन बताने वाला जो काम है वो सारा का सारा होता है ऑब्जेक्टिव में। क्यों? क्योंकि कंपनी जब बनती है तभी क्लियर हो जाता है कि कौन से डायरेक्शंस में हम लोगों को प्रॉपर्ली यहां पे काम करना है। तो आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, यहां पे ऑब्जेक्टिव क्लॉज इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे मैं आता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है भाई, डायरेक्टर्स। अब डायरेक्टर्स मतलब पूरी कंपनी के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने का काम करने वाले, डायरेक्शन देने का काम करने वाले और डिसीजन लेने का काम करने वाले जो है उनको कहा जाता है यहां पे डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स टेक अप्रूवल फ्रॉम वेयर बिफोर इश्यू ऑफ शेयर्स इन कैपिटल मार्केट। तो डायरेक्टर्स क्या करते हैं भैया, अप्रूवल लेते हैं कि भाई ये जो शेयर्स है ये मार्केट में हम लोग यहां पे इश्यू करें कि नहीं करें, ये हम लोगों को बताना है। तो ये भाई कहां से अप्रूवल लेने वाले हैं, वो जगह का नाम बताइए। तो क्या सरकार से लेना पड़ेगा परमिशन, या सेबी से लेना पड़ेगा, द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से लेना पड़ेगा, या चैंबर ऑफ कॉमर्स से लेना पड़ेगा, या इनमें से कोई भी नहीं है जिससे आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो भाई अगर आपको इश्यू ऑफ शेयर्स करना है तो इसके लिए एक ही एपेक्स बॉडी है जिसका नाम है भैया सेबी, द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सो इसका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, तो आंसर होना चाहिए सर सेबी इज द करेक्ट आंसर। तो आपको इश्यू ऑफ शेयर करना है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी यहां पे सेबी से। चलिए अच्छी बात है, आंसर आ गया हमारे सामने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 11 ठीक है, बोलता है Who is called parent of the company। अब कंपनी को संभालने की जिम्मेदारी किसकी होती है भाई, डायरेक्टर्स की होती है, रजिस्ट्रार की होती है,
प्रमोटर्स की होती है या शेयर होल्डर्स की होती है, ठीक है। तो कंपनी को पेरेंट की तरह, पेरेंट मतलब कि किसी भी चीज को संभालने का काम करना, उसको गाइड करने का काम करना, उसको रेस्ट्रिक्ट करने का काम, मतलब उसका पालन पोषण जो है, पूरा लुकआउट जो है वो उसको करना पड़ेगा। क्या ये डायरेक्टर्स करेंगे? नहीं भाई, ये डायरेक्टर्स का पूरा काम नहीं होता, कुछ डिसीजन जो है डायरेक्टर्स लेते हैं। रजिस्ट्रार जो है इसके पास पूरी जिम्मेदारी हम लोग दे सकते हैं कि भैया आप पूरी कंपनी को यहां पे क्या करें भैया, संभालने का काम करें, ठीक है। और प्रमोटर्स क्या करते हैं, कंपनी को अपलिफ्ट करते हैं, लोगों तक के पहुंचाने का काम करते हैं। फिर बोलता है शेयर होल्डर, शेयर होल्डर तो अपना लेंगे प्रॉफिट और निकल जाएंगे यहां पे, ठीक है ना। चलिए, तो इस हिसाब से देखा जाए आंसर तो होना चाहिए यहां पे प्रमोटर, ठीक है, क्योंकि पेरेंट ऑफ द कंपनी, क्योंकि ये क्या करेंगे, दूर जाके अपनी कंपनी के बारे में लोगों तक के चीजें पहुंचाएंगे कि भाई हमारी कंपनी क्या है, और ये पूरा का पूरा क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे अपनी कंपनी को यहां पे। तो इस तरीके से पेरेंट ऑफ द कंपनी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, प्रमोटर। तो याद करने के लिए पेरेंट और पी फॉर प्रमोटर याद करना है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे मैं आता हूं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है, इफ कर्ता डाइज देन, अगर मान लेते हैं ज्वाइंट हिंदू फैमिली में कर्ता की डेथ हो गई है तो अब क्या होगा भाई। चलो क्वेश्चन मार्क आ गया। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कम्स टू एन एंड, क्या ये खत्म हो जाएगा? नहीं, ये खत्म तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो नेक्स्ट जनरेशन जो को पार्टनर्स है वो तो अभी लाइव है ना। रिमेनिंग मेंबर्स इलेक्ट नहीं करता है, ये लोग मिलके क्या करेंगे, नए कर्ता को क्या करेंगे, इलेक्ट कर लेंगे। भाई ज्वाइंट इन द फैमिली बिजनेस में इलेक्शन तो होता ही नहीं है। नेक्स्ट सीनियर मोस्ट मेंबर बिकम्स करता है, वो उस फैमिली का जो भी सीनियर मोस्ट मेंबर होगा, मतलब सबसे बड़ा लड़का उस फैमिली का जो होगा वो बन सकता है क्या यहाँ पे, करता। द बिजनेस कंटिन्यूज विदाउट करता, जो करता है वो डेड हो जाता है, डेथ हो जाती है उसकी, और अब उस बिजनेस को किसी और को क्या कर दिया जाए भैया, बोला जाए कि आप चलाओ, या तो बिना कर्ता के ही उस बिजनेस को चलाया जाए। तो बात याद रखिएगा कि ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में कर्ता सब कुछ होता है, अगर उसकी किसी कारण से डेथ हो जाती है तो उसकी जगह जो सीनियर मोस्ट मेंबर होगा उस फैमिली का, उसको कर्ता बना दिया जाएगा। बिना कर्ता के बिजनेस यहां पे नहीं चलाया जा सकता दोस्तों। तो यहां पे जो आंसर है वो होना चाहिए आंसर नंबर सी, नेक्स्ट सीनियर मोस्ट मेंबर बिकम्स द कर्ता। तो इस तरीके से 12th का आंसर हमारा बिल्कुल 100% सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। बोलता है इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी टू, अब ये प्राइवेट जो कंपनी है उसके लिए क्या यहां कंपल्सरी नहीं है, ये मुझे बताना है दोस्तों। बोलता है मेंटेन इंडेक्स ऑफ इट्स मेंबर, कितने मेंबर आ रहे हैं, कितने मेंबर जा रहे हैं, इसको मेंटेन करना क्या ये जरूरी है यहाँ पे। बोलता है इशू प्रोस्पेक्टस, अपने बारे में बताना जरूरी है। कंडक्ट स्टैट्यूटरी मीटिंग, मीटिंग जब भी हो रही है, जहां पे भी हो रही है, जैसी भी हो रही है, क्या वो हर चीज बताना जरूरी है। ऑल ऑफ दीज, क्या ऑल ऑफ द अबव, सारी चीजें करना यहां पे जरूरी है। इसमें बोल रहा है नॉट कंपल्सरी, तो यहां पे देखा जाए तो प्राइवेट कंपनी के लिए सारी ही चीजें जरूरी नहीं है दोस्तों। क्या है, सारी चीजें जरूरी यहां पे नहीं है। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, यहां पे ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए भाई ये क्वेश्चन तो हमें समझ में आ गया कि प्राइवेट कंपनी को ये सारे काम भी यहां पे नहीं करने पड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर 14 की मैं बात करूंगा। 14 क्या बोलता है भाई, यहां पे बोलता है The document containing the terms and condition of partnership firm is called, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट बताइए जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई है और वो पार्टनरशिप की बात करता हो, ठीक है ना। अब बोलता है कॉन्ट्रैक्ट नोट, कॉन्ट्रैक्ट नोट तो भैया दो लोगों के बीच में होगा, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होगा, ठीक है भाई। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, दोनों मिलकर एक कंपनी को बनाए। पार्टनरशिप डीड, अब पार्टनरशिप डीड जो है, पार्टनरशिप डीड चलती है रिटन डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में, जो चलती है पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से। नन ऑफ दीज, बट नन ऑफ दीज इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसमें बोला है कि भाई टर्म्स एंड कंडीशन उसमें लिखी हो, और ये लगभग तीनों जो है लगभग सही है, बट इसमें एक्चुअली में पूछ रहा है पार्टनरशिप फर्म की बात। तो पार्टनरशिप फर्म की बात पूछने के कारण यहां आंसर हो जाएगा दोस्तों पार्टनरशिप डीड। आंसर क्या होगा दोस्तों, यहां पे पार्टनरशिप डीड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा भैया पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे मैं आता हूं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, बोलता है द पार्टनर who only allows other partners to use his name and goodwill is called, ऐसा कोई पार्टनर बताइए who
अलाउ कर दे भाई दूसरे पार्टनर्स को कि उसका नेम और गुडविल को आप यूज कर सकते हो। ऐसे पार्टनर को क्या कहेंगे? सीक्रेट पार्टनर कहेंगे, नॉमिनल पार्टनर कहेंगे, स्लीपिंग पार्टनर कहेंगे या माइनर पार्टनर कहेंगे? तो यहां पे अगर वो नाम और गुडविल यूज कर रहा है तो उसको बोलेंगे दोस्तों नॉमिनल पार्टनर। आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों इसका? नॉमिनल पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर हो नहीं सकता क्योंकि वो नाम तो इस्तेमाल करेगा नहीं, क्योंकि वो खुद ही छुपा हुआ है। स्लीपिंग पार्टनर एक्टिव नहीं है तो वो यहां पे किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग्स में इन सब में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। माइनर पार्टनर को तो परमिशन ही नहीं है कि वो आए और यहां पे सारी चीजें डिस्कस करे। ओके चलिए, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 हमारा समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 16 पे मैं आता हूं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है भाई? बोलता है द पार्टनरशिप फर्म formed to complete a single venture is called। अगर पार्टनरशिप फर्म मिलके एक सिंगल वेंचर बना लेती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पार्टनरशिप एट विल, दोनों चाहते थे इसलिए ये पार्टनरशिप आगे बढ़ गई। फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप, फिर बोलता है पर्टिकुलर पार्टनरशिप या लिमिटेड पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप का मतलब होता है पर्टिकुलर किसी एक प्रोडक्ट के लिए या किसी एक टाइम पीरियड के लिए हम लोग ये प्रोडक्ट को बेचेंगे। लिमिटेड पार्टनरशिप मतलब कि हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ इतने इतने में हम लोग पार्टनरशिप करेंगे, बाकी सब चीजें अपने अपने बिजनेस को देखने वाली हो जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए भाई? क्योंकि बोल रहा है सिंगल वेंचर करना है तो सब में तो नहीं कर सकते, इसीलिए यहाँ पे हम लोग यूं बोल सकते हैं इसको कि भाई पर्टिकुलर पार्टनरशिप का जो दायरा है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप जो है वो यहां पे यूज कर सकते हैं हम लोग जब हमें सिंगल वेंचर यहां पे करना हो। तो इस तरीके से आंसर क्या होगा दोस्तों? यहां पे 16 का आंसर हो जाएगा यहां पे सी, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे मैं आता हूं। क्या बोलता है भाई यहां पे क्वेश्चन नंबर 17? द फॉर्म ऑफ बिजनेस which is carried for providing service to its member। ऐसा एक बिजनेस बताइए जो कि कहीं ना कहीं सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और यहाँ पे मेंबर्स को हम लोग क्या कह सकते हैं? सोल प्रोप्राइटर, जॉइंट हिंदू फैमिली, पार्टनरशिप या कॉपरेटिव सोसाइटी। तो इसमें से क्या होना चाहिए भाई? अब यहां बोल रहा है कि भाई सारे लोग बिजनेस को लेके चल रहा है, तो हमें यह पता है कि जब भी हम लोगों ने देखा है कि लोगों के पास फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं होती है तो वो लोग पैसा इकट्ठा करके और वो एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं जिसमें बेसिक पर्पस जो होता है वो उनका सर्विस होता है, नॉट द प्रॉफिट अर्निंग सिस्टम। तो यहाँ पे देखा जाए कहीं ना कहीं तो सर्विस प्रोवाइडिंग के हिसाब से ये सोल प्रोप्राइटर, जॉइंट इन द फैमिली, पार्टनरशिप या कॉपरेटिव में, इन सब में कंपैरेटिवली कॉपरेटिव सोसाइटी का मेन काम होता है वेलफेयर करने का। तो इनके कंपैरिजन में सबसे अच्छी जो वेलफेयर करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे कॉपरेटिव सोसाइटी। तो आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? यहाँ पे कॉपरेटिव सोसाइटी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे मैं आता हूं। बोलता क्या है? बोलता है इफ अ पर्सन वांट कंप्लीट कॉन्फिडेंशियलिटी इन इट्स बिजनेस। अगर एक बंदा है जो बिल्कुल 100% कॉन्फिडेंशियलिटी रखता है, कॉन्फिडेंशियल रखता है चीजों को, एंड वांट्स नो इंटरफियर ऑफ एनी अदर पर्सन, देन सुटेबल फर्म इज। अब चाहता है कि बाहर से कोई भी ना आए, सारे काम मैं करूं और सारे डिसीजन मैं ही लूं और सब कुछ अकेला मैं करूं, तो इसको क्या कहेंगे? सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली या कॉपरेटिव सोसाइटी। अब यहां पे बी में पार्टनरशिप में समझ में आ गया कि एक से ज्यादा व्यक्ति रहेगा। जब एक से ज्यादा व्यक्ति रहेगा, एक से ज्यादा दोस्त रहेंगे, एक से ज्यादा पार्टनर रहेंगे, तो भाई चीजों को शेयर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि हर चीज को शेयर करना है। जॉइंट हिंदू फैमिली की अगर हम लोग बात करें भैया, तो जॉइंट हिंदू फैमिली में भी क्या होगा? करता होगा, उसके को पार्टनर्स होंगे, उनके साथ सारी चीजें डिस्कस करना जरूरी है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में भैया ऑटोमेटिकली एक ग्रुप बन जाता है, ट्रांसपेरेंसी रहती है, तो बात ही खत्म हो गई। तो बचा क्या दोस्तों हमारे पास? सोल प्रोप्राइटर। तो सोल प्रोप्राइटर एक ऐसा बंदा होगा जो कि किसी भी चीज को शेयर नहीं करेगा और हर चीज को कॉन्फिडेंशियल रखेगा अपने पास। तो आंसर क्या होगा दोस्तों इसका? सोल प्रोप्राइटर इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे मैं आता हूं। ये बोलता है द स्ट्रक्चर इन विच देयर इज सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट इज कॉल्ड। एक ऐसा स्ट्रक्चर बताइए जिसमें कि सेपरेशन हो सकता है ओनरशिप का भी और मैनेजमेंट का, उसको हम लोग क्या नाम दे सकते हैं? क्या हम लोग उसको सोल प्रोप्राइटर बोल सकते हैं? क्या उसको हम लोग पार्टनरशिप बोल सकते हैं? क्या उसको हम कंपनी बोल सकते हैं? या ऑल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कि सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है जिसमें ओनरशिप और मैनेजमेंट को दोनों को ही अलग किया जा सकता है। तो भाई ये सब चीजें किस में हो सकती है दोस्तों? सिर्फ और सिर्फ कंपनी में हो सकती है। अदरवाइज ये बाकी जगह पे यहाँ पे ओनरशिप और मैनेजमेंट को अलग नहीं किया जा सकता। तो आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों इसका? कंपनी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है भाई? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है
द कर्ता इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हैज, जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में कर्ता है वो क्या है? क्या लिमिटेड लाइबिलिटी लेके बैठा हुआ है? क्या वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी लेके बैठा हुआ है? नो लाइबिलिटी फॉर डेट्स, उसको कुछ भी नहीं चुकाना अगर डूब भी जाता है तो। और यहां बोलता है कि जॉइंट लाइबिलिटी, तो भाई यहां जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा है जो सारे रिस्क लेके चल रहा है और उसका साथ देने वाले भी लोग हैं जिसको को पार्टनर कहते हैं हम लोग। तो कर्ता सारा रिस्क लेता है जो कि डिस्ट्रीब्यूट भी करता है को पार्टनर्स के बीच में। तो यहां पे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में कर्ता पे होगी हमेशा अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? यहां पे आंसर होना चाहिए अनलिमिटेड लायबिलिटी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 21। क्या कहता है? इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी द प्रिंसिपल फॉलोड इज, कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करना है? वन शेयर वन वोट, भैया एक बंदा आएगा एक ही वोट डाल के जाएगा। वन मैन वन वोट, नो वोट, मल्टीपल वोट्स। अब ये बोल रहा है कि वन शेयर जो है मतलब कि एक शेयर होना चाहिए और एक वोट मिलना चाहिए, एक व्यक्ति होना चाहिए एक वोट होना चाहिए, मतलब वन मैन वन वोट। अगर मान लेते किसी के पास 4 शेयर है, उसके एक वोट और एक शेयर वाले का भी एक वोट, ये तो गड़बड़ बात हो गई, मतलब फर्स्ट वाला आंसर तो नहीं हो सकता। वन मैन वन वोट ये पॉलिसी बिल्कुल सही लग रही है। नो वोट, भैया वोट तो करना पड़ेगा तब जाके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या जो भी आप लोग हायर अथॉरिटीज को इलेक्ट करना चाहते हैं वो आ पाएंगे। और मल्टीपल वोट्स, एक बंदा जो है वो बहुत सारे वोट्स को यहाँ पे क्या कर सकता है भाई, दे सकता है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना दोस्तों। चलिए तो यहाँ पे ये चीजों को समझना जरूरी है। तो यहाँ पे वन मैन वन वोट जो है ये करेक्ट आंसर है दोस्तों। ओके चलिए ये बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 पे मैं आता हूं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है भाई? यहां पे बोलता है क्वेश्चन नंबर 22 यहां पे क्या बोलेगा भाई? क्वेश्चन नंबर 22, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ए जॉइंट स्टॉक कंपनी इज इलेक्टेड बाय, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है जॉइंट स्टॉक कंपनी में इलेक्ट कौन करता है? यहां पे क्या जनरल पब्लिक करती है, क्या गवर्नमेंट बॉडीज करती है, क्या शेयर होल्डर करता है, या तो ये एम्प्लॉयज करता है? तो करता कौन है हम लोग को ये बताना है भाई। तो यहाँ पे आपको याद रखना होगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो जनरली शेयर होल्डर्स करते हैं इलेक्ट। क्यों? क्योंकि यही रियल ओनर ऑफ द बिजनेस कहलाते हैं दोस्तों, इसीलिए यहाँ पे शेयर होल्डर्स के पास जो पावर होती है वो ज्यादा होती है, तो उनको प्रॉफिट भी उतना ही मिलता है और लॉस भी दोस्तों फिर इनको इतना मिलता है। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 आ चुका है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोलता है भाई? प्रॉफिट डू नॉट हैव टू बी शेयर, प्रॉफिट को शेयर ही नहीं करना है। दिस स्टेटमेंट रेफर्स टू, किसमें ये बात आती है? पार्टनरशिप में, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में, सोल प्रोप्राइटर में, या तो कंपनी में आती है। तो एक बात याद रखिए, ऐसी जगह जहां कॉन्फिडेंशियलिटी ज्यादा होती है, खुद ही सब कुछ करना है, दूसरे को कोई जिम्मेदारी और कोई काम नहीं देना है, तो ये सब चीजें कहां पे हो सकती है? तो ये सिर्फ सोल प्रोप्राइटर में हो सकती है, दूसरी कोई जगह नहीं है जहां पे ये हो सकती है। तो आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? यहाँ पे सोल प्रोप्राइटर इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे मैं आता हूं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोलता है यहाँ पे? The capital of a company is divided into number of parts, each of which is called. अब भाई यहाँ पे जो कैपिटल है इसको डिवाइड कर दिया आपने और एक को क्या नाम दोगे अब आपको यहाँ पे ये बताना है भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 में बोलता है क्या इसको डिविडेंड बोलेंगे? तो डिविडेंड हमेशा आउट ऑफ प्रॉफिट दिया जाता है शेयर होल्डर्स को। क्या इसको प्रॉफिट बोलेंगे? तो प्रॉफिट का मतलब किसी चीज के सेल परचेज से जो पैसा मिलता है उसको बोलते हैं हम लोग प्रॉफिट। तीसरा बोलता है इंटरेस्ट, क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैपिटल इन्वेस्टर को मिलेगा। और यहाँ पे जो नेक्स्ट बंदा आ रहा है जिसका नाम है भैया शेयर, तो यहाँ पे जो शेयर होल्डर है उसी को यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि भाई जो शेयर है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, क्योंकि शेयर की डेफिनेशन क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ कंपनी इज नोन एज शेयर। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या दिख रहा है दोस्तों? सिर्फ और सिर्फ शेयर। तो आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? यहाँ पे शेयर इज द करेक्ट आंसर। चलिए अच्छी बात है, हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्या बोलता है भाई? यहाँ पे बोलता है द हेड ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज कॉल्ड। जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है उसमें सारा काम कौन करेगा? तो कौन करेगा मतलब के से ही आएगा भाई। तो यहाँ पे प्रोप्राइटर हो सकता है क्या? मतलब सोल प्रोप्राइटर हो सकता है क्या? क्या डायरेक्टर हो सकता है क्या? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की बात हो रही है दोस्तों, ठीक है। क्या कर्ता हो सकता है, या तो इसको हम लोग मैनेजर बोलेंगे। तो यहाँ पे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में सारा काम जो है वो सब कुछ किसके पास होता है? हमेशा यहाँ पे कर्ता के पास
पास में होता है। तो आंसर क्या हो गया भाई, कर्ता। बट कर्ता जब यहां सारे काम करेगा तो यहां पे उस पे जो लायबिलिटी है वो भी बहुत सारी आ जाएगी। जब ये लायबिलिटी बहुत सारी आ जाएगी तो इसको हम लोग कहेंगे दोस्तों यहां पे अनलिमिटेड लायबिलिटी। क्या बोलेंगे, अनलिमिटेड लायबिलिटी। इसी के साथ अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोलता है हमारा, बोलता है प्रोविजन ऑफ रेसिडेंशियल एकोमोडेशन। अब यहां पे बोल रहा है कि अगर मान लेते हैं कोई इंडस्ट्री, कोई कंपनी या कोई भी इंस्टीट्यूट अगर हम लोग ओपन कर रहे हैं तो वहां पे रेसिडेंशियल जो है उन लोगों को एरिया दिया जाए जहां पे वो सुकून से रह सके, टाइमली आना जाना कर सके। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, रेसिडेंशियल एकोमोडेशन वहां प्रोवाइड करते हैं टू द मेंबर्स एट रीजनेबल रेट्स इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ। अब यहां पे क्या शो करना चाहती है कंपनी की, अगर रीजनेबल या अफोर्डेबल रेट्स पे उनको यहां पर रहने के लिए जगह दे दी जाए तो कंपनी का मेनली यहां ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन एम दोस्तों यहां पे क्या है, ये हम लोगों से पूछा गया है। तो ये बोलता है प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव, यहां पे जो प्रोड्यूसर है वो बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव है। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोच है यहां पे, मतलब कंज्यूमर कोऑपरेटिव ऑब्जेक्टिव है। हाउसिंग कोऑपरेटिव है या क्रेडिट कोऑपरेटिव है। तो भाई यहां पे रेसिडेंशियल एकोमोडेशन है तो हमें समझ में आ रहा है कि यहां पे सारी चीजें जो है वो हाउसिंग कोऑपरेटिव से है। मतलब जाहिर सी बात है, दूर से बंदा आएगा, काम करेगा, उसको रहने की जगह चाहिए ना, तो इसको हम लोग किस पे कंसीडर करेंगे दोस्तों, यहां तो कंसीडर करेंगे इसको हाउसिंग कोऑपरेटिव में। तो आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, यहां पे हाउसिंग कोऑपरेटिव इज द करेक्ट आंसर। आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पे। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 27, यहां पे बोलता है अ पार्टनर whose association with the firms is unknown to the general public is called। अब एक ऐसे पार्टनर की बात करना है जिसका हम लोगों को बताना है भाई जनरल पब्लिक के बीच में, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक्टिव पार्टनर बोल सकते हैं, स्लीपिंग पार्टनर बोल सकते हैं, नॉमिनल पार्टनर बोल सकते हैं या सीक्रेट पार्टनर बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे एक वर्ड यूज कर दिया दोस्तों अननोन। अननोन का मतलब जिसको कोई भी नहीं जानता बट उसका बिजनेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे, एक्टिव तो नहीं दे सकते, क्यों, क्योंकि ये तो सबके सामने दिख रहा है। स्लीपिंग पार्टनर भी नहीं दे सकते कि कभी कभी वो काम करता है, कभी कभी वो काम नहीं करता है यहां पे। ठीक है ना, चलिए आगे बात करते हैं। फिर बोलता है नॉमिनल पार्टनर, फिर बोलता है यहां पे सीक्रेट पार्टनर। तो ये अननोन होने के कारण इसको हम लोग बोलते हैं सीक्रेट पार्टनर, जिसका नाम, पता, एड्रेस कुछ भी नहीं पता होगा दोस्तों किसी को भी। ठीक है ना, तो आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, यहां पे सीक्रेट पार्टनर इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू फॉर्म अ प्राइवेट कंपनी इज, प्राइवेट कंपनी बनानी है कम से कम कितने लोग चाहिए आपको ये बताना है। तो कम से कम यहां पे दोस्तों आपको 2 लोग लेने हैं। आप 2 लोग लोगे तो ही एक प्राइवेट कंपनी यहां पे बनाई जा सकती है। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, यहां पे प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 लोगों का होना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं हम लोग। क्या बोलता है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू फॉर्म अ पब्लिक कंपनी इज, पब्लिक कंपनी बनाने के लिए आपको कितने मिनिमम नंबर चाहिए लोगों का, वो हम लोग को यहां पे बताना है भाई। 5 चाहिए, 7 चाहिए, 12 चाहिए या 21 चाहिए। तो इनमें से हमें चाहिए 7 मेंबर पब्लिक कंपनी में, मिनिमम की बात हो रही है यहां पे। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, एप्लीकेशन फॉर अप्रूवल ऑफ नेम ऑफ अ कंपनी इज टू बी मेड टू। अब ये बोल रहा है एप्लीकेशन चाहिए भैया, अप्रूव करना है कंपनी के नेम को, तो वो सेबी से होगा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से होगा या गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट इन विच कंपनी इज टू बी रजिस्टर्ड। या तो जहां पे ये कंपनी रजिस्टर्ड होना है वहां की गवर्नमेंट इसको करेगी। तो भाई नेम ऑफ द कंपनी को यहां पे सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज क्या करता है, अप्रूवल देता है। बाकी सेबी नहीं दे सकती क्योंकि सेबी शेयर्स में डील करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लाइसेंस का काम है और ये पर्टिकुलर स्टेट के हाथ में नहीं होता। तो इस तरीके से हमारा एमसीक्यू जो लास्ट था वो खत्म होता और आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पे रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज। ओके, तो यहां पे ये चीज समझ में आ गई दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, तो अब हम लोग बात करेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन की। जो नेक्स्ट सेशन है वो हमारा एमसीक्यू के बाद आता है भैया ट्रू और फॉल्स का। ट्रू और फॉल्स में क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है, इट इज नेसेसरी टू गेट एवरी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड वेदर प्राइवेट और पब्लिक। भैया हर कंपनी को इनकॉर्पोरेटेड होना पड़ेगा, वो भले ही प्राइवेट कंपनी है तो भी और प्राइवेट कंपनी है नहीं तो भी। तो प्राइवेट और पब्लिक दोनों को ही इनकॉर्पोरेशन करना यहां पे जरूरी है। क्या ये सही बात है या ये गलत बात है? भैया रजिस्ट्रेशन तो सबको करवाना पड़ेगा ना भाई, बिना रजिस्ट्रेशन के कैसे काम कर लोगे? तो यहां आंसर होना चाहिए दोस्तों ट्रू। क्या होना चाहिए आंसर यहां पे? ट्रू। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है हमसे, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस।
कैन बी फिल्ड बाय अ पब्लिक कंपनी गोइंग फॉर अ पब्लिक इशू। ठीक है भाई, तो अब यहां पे बोल रहा है कि स्टेटमेंट इन लियो ऑफ प्रॉस्पेक्टस, मतलब प्रॉस्पेक्टस के रिलेटेड हम लोग बात कर रहे हैं, यहां पे फाइल्ड कर रहे हैं पब्लिक कंपनी में फॉर अ पब्लिक इशू। तो ये सही है कि गलत है? ये गलत बात है भाई। तो आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? यहां पे फॉल्स होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अ प्राइवेट कंपनी कैन कमेंस बिजनेस आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, यहां पे ये कर सकती है या नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकती है दोस्तों। तो आंसर क्या होना चाहिए? यहां पे ट्रू होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं भैया हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, यहां पे बोलता है एक्सपर्ट्स हु हेल्प, यहां पे बोलता है एक्सपर्ट हु हेल्प प्रमोटर्स इन द प्रमोशन ऑफ अ कंपनी आर ऑल्सो कॉल्ड प्रमोटर्स। उसको हम लोग प्रमोटर्स भी बोल सकते हैं। बिल्कुल गलत बात है भाई, इसको प्रमोटर्स नहीं बोल सकते। चलिए आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है? कंपनी कैन रेटिफाई प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। तो ये क्या होगा भाई? ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? तो ये होगा ट्रू यहां पे। ठीक है भाई, चलिए तो ये 5 हम लोगों ने ट्रू और फॉल्स पढ़े। आगे की कहानी अब शुरुआत करते हैं हम लोग यहां पे। If a company is registered on the basis of fictitious names, its incorporated is invalid। बिल्कुल गलत बात है यहाँ पे। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? फॉल्स। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इज द मेन डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी, नहीं भाई, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है जिसमें चार्टर लिखा रहता है, रूल्स लिखे रहते हैं। तो ये क्या हो गया दोस्तों? गलत हो गया यहाँ पे। एवरी कंपनी मस्ट फाइल आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, हर कंपनी में फाइल करना जरूरी है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ऐसा बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है, ऐसा कंपलसरी नहीं है। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे फॉल्स। अ प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट इज साइंड बाय प्रमोटर्स बिफोर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो इसका आंसर भी क्या होगा दोस्तों? फॉल्स होगा। इफ अ कंपनी सफर्स हेवी लॉसेस, कंपनी ने कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हेवी लॉसेस सफर करे, एंड इट्स एसेट्स आर नॉट इनफ टू पे ऑफ इट्स लायबिलिटी, एसेट्स इतनी नहीं है कि उसकी लायबिलिटीज को क्या करा जा सके? पे ऑफ किया जा सके। द बैलेंस कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द प्राइवेट एसेट्स ऑफ इट्स मेंबर्स इज, ट्रू है कि फॉल्स है? तो भैया यहाँ पे फॉल्स होगा। आंसर क्या होगा दोस्तों? फॉल्स होगा। तो इस तरीके से हमारा ट्रू और फॉल्स और एमसीक्यू का जो सफरनामा है वो यहाँ पे होता है समाप्त। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ। करना है एक छोटा सा काम, मेरे साथ बने रहिए हमेशा ताकि आपके एग्जाम जाए बिंदास बिंदास और बिंदास। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल।